तो बच्चों देखो, आज हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब पहला चैप्टर आया था तब भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ हो चुका है, दूसरे में भी थोड़ा यूज़ होता है, हर चैप्टर में इसका यूज़ है। अभी सेकंड जब चैप्टर कराया था मैंने, तो इस चैप्टर के ना होने की वजह से कुछ क्वेश्चन में नहीं करा पाया था। जब ये चैप्टर आप सीख लोगे तो कुछ क्वेश्चन और भी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड भी करेंगे हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी इसका रोल है। जैसे कि ऐसे समझ लो आप, जैसे सब्जी में आलू का रोल होता है ना, वैसे ही इसका रोल है आपके मैथ्स में। मसाला आलू हर सब्जी में पड़ जाता है, सबसे ज़्यादा आलू की सब्जी बनती है, ठीक है। हाँ, तो समझते इस चैप्टर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाम से इसके। तो नाम दिखाई दे रहा है इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं, किधर शुरू करें, दो चर से शुरू करते हैं। दो चर का मतलब एक्स और वाई, बिल्कुल सही बात है इनकी। देखो चर अचर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ये चर हैं, एक्स वाई जेड, ये सब चर है। क्यों है चर? इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद होता है जैसे 3, 4, 10, इनको बोलते हैं अचर। कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो बदले ना, ठीक है भाई साहब। तो ये सब 3, 4, 10 ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू बदल नहीं सकती। ये वेरिएबल चर हैं, इनकी वैल्यू बदल सकती है। एक्स की वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो ये वेरिएबल चर मतलब जो चल रहा है, चल रही है, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या होगी। वेरिएबल, वेरी मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो समझ पाए आप चर अचर क्या होता है। तो भाई यहाँ पर है दो चर, एक्स और वाई, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में युग्म और लिख रहा होगा, आपने बताया नहीं मुझे। हाँ, समीकरण युग्म कौन है नमस्ते वाला ये, इतनी लेट? हाँ, तुम शकल दिखाओ आपके पहले अपनी। तो बच्चों चैप्टर का नाम यह है, चैप्टर के नाम का डिस्कशन कर रहे हैं हम। दो चर, एक चर, दो चर, सही बात है। वाले समझते हो क्या? पिक्चर देखिए, दिल वाले, हाँ, जिसके पास दिल है वो दिल वाला, दिल वाले, ये दो चर वाले, ठीक है। रैखिक का क्या मतलब है? हाँ, जिसकी घात नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इनकी घात नहीं, जैसे घात अगर मैंने 2 कर दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, ये रैखिक नहीं है क्योंकि घात 2 है यहाँ पर। समझ रहे हो ना? रैखिक का मतलब घात नहीं होनी चाहिए, घात नहीं होनी चाहिए, रैखिक बोलते हैं। समीकरण क्या है भाई? आपने पढ़ा था बहुपद पढ़ा है ना, दूसरे चैप्टर का नाम बहुपद था। बहुपद क्या होता है? बहुपद की परिभाषा सब पढ़ के आए हो आप। क्या होता है बहुपद? ax² + bx + c, तो द्विघात बहुपद बता दिया आपने। चलो सही बताया आपने। जो बहुपद होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये कहना चाह रहे हैं और ये द्विघात बहुपद है एक्चुअली। क्या है ये? द्विघात बहुपद, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, इक्वल में 0 लगा दे, समीकरण बन जाएगा। तो उस समीकरण को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा है EQUA, दिखाई दे रहा है? EQUA, ये वर्ड जो बना है EQUA, ये बना है इक्वल से। किससे? इक्वल। तो इक्वेशन में इक्वल का आना होता है जरूरी, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 4x² + 6x बराबर 10, नहीं +10, ये क्या इक्वेशन है? ये समीकरण है? समीकरण नहीं है ये, क्योंकि ये बहुपद है, इक्वल नहीं लग रहा। जब मैंने लगा दिया इक्वल करके, कुछ भी लगा दो, 4, 5, 6 0 लगा दो, तो ये क्या बन गया? अब समीकरण। अब ये बन गया समीकरण, इक्वेशन, क्योंकि इक्वल लग गया। बात समझे? बहुपद और समीकरण में फर्क समझे? बहुपद मतलब इक्वल में कुछ ना हो, इक्वल ना लग रहा हो, इक्वल लग के कुछ भी लग गया तो क्या बन जाएगा? ये समीकरण। उससे पहले होता है बहुपद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, समीकरण आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये समीकरण कैसा? ये रैखिक समीकरण है क्या? हाँ, रैखिक नहीं है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर लग रही है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब ये रैखिक हो गया क्या? अब ये रैखिक हो गया, पावर नहीं होगी तो रैखिक। तो ये x है, ये y है,
दो चर हो गए, रैखिक हो गया। समीकरण बनाने के लिए मैंने जीरो लिख दिया। चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। जीरो की जगह चाहो तो 10 लिख लो। ये क्या है? दो चर वाला रैखिक, पावर नहीं है, रैखिक समीकरण है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। दो चर वाला एक्स वाई है, दो चर वाला है, रैखिक है, पावर नहीं है, समीकरण है क्योंकि इक्वल लग रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात आपके भेजे में घुस गई। चलो अब अगर मैं ये कहूँ कि एक और मैंने एक से मुझे मन नहीं लग रहा, एक ही लिखा है ना, तो मैं एक और लिख दे रहा हूँ यहाँ 3x + 2y = 5, 7 लिख दे रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर क्योंकि लिखा था युग्म, क्या लिखा था? तो इसलिए मुझे 2 लिखने पड़े। युग्म का क्या मतलब होता है? 2। तो ये यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात करें, मैं पूछूँ इस बॉक्स में क्या लिख रहा है, तो क्या बताओगे आप? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इस बॉक्स के अंदर क्या है इस टाइम? जो चैप्टर का नाम है वही है इसके अंदर। दो चर वाले हैं, दोनों रैखिक है, पावर नहीं है, युग्म है क्योंकि 2 हैं। बोलो हाँ या ना। चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब समझ में आया क्या है? ठीक है, अब करने के, हाँ बोलो। तो युग्म की जगह ट्रिपलेट हो जाएगा, वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे। युग्म का मतलब 2 होता है, ठीक है, पेयर। ठीक है, अब इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं? ठीक है, समझ गए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, लेकिन चैप्टर में क्या करने वाले हैं? हाँ, समीकरण को काटेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कायदे से समझेंगे। देखो होता क्या है, अगर मैं ये एक इक्वेशन दे दूं आपको, आपसे कहूँ इसको ग्राफ पर बना दो, बना दोगे आप ग्राफ पर? हाँ, क्या ग्राफ पे? वही एक्स वाई अक्ष पर बन जाएगा। चलो एक एक करके समझते हैं, रुको एक सेकंड। देखो बच्चों, एक समीकरण, ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं है, एक अकेला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मैं कहूँगा इसको इस पे ग्राफ पे बना दो, आप ड्रॉ कर दो इसको। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, ये पता है आपको, क्लास 9th में पढ़ा है। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, हमने ग्राफ पे इसको बनाया भी था। कैसे बनाया था? ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। 1 2 3 4 5 तक कर ले रहा हूँ, एक लेकिन 10 दे रखा है मैंने यहाँ, तो चलो 5 कर लो। 1 2 3 4 5 6, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 तक कर लो। इतनी बात। ये पॉजिटिव एक्स अच्छे, इधर पॉजिटिव ही तो एक्स अच्छा होता है, इधर नेगेटिव होता है। -1 -2 -3 -4 -5, और ये नेगेटिव वाई होता है नीचे, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 है। सही बात है ये? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? कितने लोगों को आता है कि मेरे को इस सरल रेखा को इस ग्राफ पे निरूपित कर दो? कितने लोग कर पाओगे? हाँ, हो जाएगा? आप बताओ। नहीं? अरे यार, वो बॉक्स बना के नहीं करते थे कक्षा 9 में? कक्षा 9 में जो करते थे, यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। अगर मैं x y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा? y की जगह 0 रखो, y खत्म, y की जगह 0 रखा। यहाँ पर ऐसा करते थे पूरा, x + y बराबर 0 रखने पर इसमें x है, y बराबर 0 रख दिया, 5, तो x बराबर कितना आ गया? 5, x बराबर 5 आ गया। ये 5,0 आ गया, सही है। दूसरा, x बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा? 0 + y बराबर 5। ये मैंने पूरा करके दिखा दिया। वैसे अब 10th क्लास में हो आप तो पूरा करेंगे नहीं। जब मैंने x को 0 रखा तो y बराबर 5 आ गया, 0,5 आ गया। जब मैंने y को 0 रखा तो x बराबर 5, ये रहा। जब मैंने x को 0 रखा तो y बराबर 5, ये रहा। बोलो हाँ या ना। ये बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ, साहिल त्रिपाठी। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं
तो ये सरल, इस सरल रेखा का हमने निरूपित कर दिया ग्राफ पर। बोलो हाँ या ना? हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तोड़ दूंगा मैं, देख लेना ध्यान से। तो अब होएगा क्या इसमें, अगर मैं ये पूछूं, अगर ये एक सरल रेखा मेरे पास है तो इसके कितने हल हो सकते हैं? हाँ, अनंत हल हो सकते हैं। इसके हल कहने का तात्पर्य क्या है? ये एक सरल रेखा दिखाई दे, आपको एक समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, तो इसके कितने हल हो सकते हैं ये हमें चीज़ चेक करनी है। तो दो तरीके हैं बताने के हल दे। एक तो ये बताने का एक तरीका ये है, इस रेखा पे जितने भी बिंदु पड़ेंगे ना, इस रेखा पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे वो सब इसके हल हैं। तो कितने हल होंगे इसके? अनंत। बहुत सारे बिंदु पड़ेंगे इस रेखा पे तो सब हल है। इस रेखा पे जितने बिंदु पड़ेंगे वो सब इसके हल हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो, एक तो ये कहने का तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया, दोनों बात एक ही है वैसे, एक्स और वाई के जितने मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो सब इसके हल होंगे। एक्स और वाई के जो अभी जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आगे तो मेथड बताऊंगा, आंसर आएगा, खेल खत्म। मेथड बताया कि ऐसे सवाल करना है, आंसर आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, बेसिक से क्लियर नहीं होंगी, तब तक ना तो इंटरेस्ट आएगा और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे सवालों में। अगर आपको एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो चाहे आपको मेथड ना पता हो, आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हो सवाल को, ऐसे ही देखते ही देखते स्कैन करके चिट्ठी की तरह। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 है ये, ठीक है। एक्स और वाई के जितने भी मान इसको समीकरण को संतुष्ट करेंगे सब इसके हल होंगे, ठीक है। कौन कौन से मान संतुष्ट कर रहे हैं एक्स और वाई के, बताओ। मैं यहाँ पर एक्स और वाई के मान लिखूँगा, आपको जो आपको बताना है, जो भी मान संतुष्ट करेंगे वो बताते चले जाने हैं। एक्स का और वाई का कोई एक मान बताओ जिसको संतुष्ट करा। 0 5 हो गया एक तो। अगर आपने एक्स के जगह 0, वाई की जगह 5 रख दिया तो बराबर 5 आ जाएगा ना। और कौन से मान संतुष्ट कर रहे हैं? अगर एक्स के 1 रखूँ तो वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। तो 1 और 4 भी इसका एक हल है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूँ, इसकी जगह 3 रख दूँ, वो भी इसका एक हल है। इसकी जगह में अगर 3 रख दूँ, इसकी जगह 4 रख दूँ, ये भी इसका एक हल है। उड़ा दूंगा, 4 रख दो। यहाँ अगर 3 रख रहा हूँ एक्स को तो वाई को 2 रखना पड़ेगा। 3 और 2 5, यहाँ 4 तो वहाँ 1, यहाँ 5, ये दिख रहा है कि नहीं? यहाँ 5 तो वहाँ 0, 5 और 0 नहीं दिख रहा, इधर लिख दे रहा हूँ। जीरो और 5। इसके अलावा भी कुछ हल और हल होंगे। ये तो मैंने कुछ हल लिख दिए। एक्स के 0, वाई की जगह 5 रख सकते हो, ये तो 5,0 रखो। इसके अलावा भी कुछ हल होंगे, ये सारे हल हैं। एक्स वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 3 रखोगे तो 5 ही आएगा। इसके अलावा और कौन से हल हो सकते हैं? माइनस प्लस में भी कर सकते हैं, बहुत सारे हल बन जाएंगे। इसको कर दो 6, एक्स को कर दिया 6, वाई को क्या कर दूँ? माइनस का 1। इसको कर दो 10, तो वाई कितना होगा? -5। इसको कर दो 1000, तो ये कितना होगा? है -995, 995। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे हल बनाए जा सकते हैं। तो इसके अनंत हल हो सकते हैं कि नहीं? इसके अनंत हल हो सकते हैं। या तो ऐसे देख लो, या फिर ये कह दो इस रेखा पे जितने भी बिंदु पड़ेंगे वो सब इसके हल हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा था 1,4, तो ये रहा 1,4। एक्स के 1 के सामने है, वाई में 4 के सामने नहीं है तो कर दूंगा। एक्स में 1 के सामने, वाई के 4 के सामने, 1,4। तो 1,4 ये सारे बिंदु है ना, ये सारे बिंदु जो भी मैंने लिखे सब इसी रेखा पर हैं। ये एक ही बात है, चाहे तो ऐसे कह लो, चाहे तो इस रेखा पे बिंदु कह लो। क्या आप बात समझ पाए मेरी पूरी? क्या बात समझ पाए हो अभी तक आप? अभी तक जितना भी मैंने समझाया क्या समझो आप, मुझे ये बता दो। हाँ क्या?
हाँ, अगर ये समीकरण लिख रहा है तो एक्स और वाई के कितने हल हो सकते हैं? हो सकते हैं, होते हैं। एक्स और वाई के अनंत हल होंगे इसमें, अगर एक समीकरण लिख रहा है तो। अनंत हल कौन से, कैसे कह सकते हैं? इस रेखा पे जितने बिंदु पड़ेंगे वो सब अनंत हल है, या फिर जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं समीकरण को वो सब इसके हल हैं। ठीक है। और रेखा निरूपित कैसे करनी होती है, ये क्लास 9 की कहानी थी। एक बार एक्स को 0 रख लो, एक बार वाई को 0 रख लो, दो बिंदु निकाल लो केवल। यहाँ पर तो हमने बहुत सारे बिंदु निकाले, यहाँ पर केवल दो बिंदु निकाल लो, एक्स को 0 रख के वाई को 0 रख के उन दोनों बिंदुओं को मिला दो, आपकी रेखा तैयार हो जाएगी ग्राफ पर। आगे बढ़े, चलो। देखो बच्चों, अब तक जो मैंने बताया ये तो कहानी थी हमारी क्लास 9 की। अब जैसे मैं एक समीकरण लूँ x + y = 5 और एक ले लूँ x - y = 2, ऐसे दो समीकरण ले लूँ। ठीक है। तो मैंने कहा अगर एक अकेला समीकरण है तो उसके तो अनंत हल हो सकते हैं, अकेला है तो, और दो हैं तो उसके कितने हल होंगे? दो समीकरण यूँ करके तो दो होंगे, उसके भी अनंत 4। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इसमें हल का क्या तात्पर्य है? इसमें हल का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि ऐसे मान जो इन दोनों को संतुष्ट करें, ऐसे मान जो इन दोनों को, पहले तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, 5 आ गया। लेकिन 1 4 यहाँ रखूंगा तो 1 - 4 ये तो -3 आएगा, जबकि 2 है। दोनों को संतुष्ट करनी चाहिए। अब क्या करनी चाहिए? दोनों को संतुष्ट। हाँ, -1 अरे ऐसे कैसे यार? कौन दिमाग लगा के, कौन धुरंधर है जो मुझे इसमें मान बता सकता है कि x की जगह ये रख लो, y की जगह ये रख लो? हाँ, 10 कहाँ? मुझे बताओ x और y की जगह ऐसा क्या रखूं कि x + y 5 आ जाए, x - y 2 आ जाए? लगाओ दिमाग, देखता हूँ कौन कितना दिमाग लगा पाता है। ध्यान से सोचो, लगाओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको 1-2 लोगों को मेथड पता है इसको सॉल्व करने का? मेथड पता है? मेथड से तो कर ही सकते हो। बिना मेथड के मैंने कहा था दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। चलो आप इसमें नहीं लगा पाए, पॉइंट वाला था, मैं इसको बताऊंगा। इसको बता देता हूँ पहले। अगर मैं इसको 3.5 रखूँ और इसको 1.5 रखूँ तो जोड़ के कितना आएगा? और घटा के 3.5 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा? तो यही आंसर है। चलो आसान पूछता हूँ, जल्दी से बताऊंगा। अब ये तो बहुत आसान होगा, बस ये है कि देखना होगा कि जल्दी कौन बता पाता है। x + y = 10, x - y = 2। x और y की वैल्यू बता दो। नहीं, पॉइंट बनी है तो ऐसे सीधे 6 + 4। सही बात है इनका, बिल्कुल इनका सही जवाब है। 6 और 4 रख दो, x को 6, y को 4 रख दो। 6 और 4 10, और 6 - 4 2। बोलो हाँ है ना? समझे? तो यहाँ पर x बराबर, इसका जो हल है ना इन दोनों का, वो क्या है पता है आपको? x = 6, y = 4। ठीक है। क्या कर रहे हो भाई? तो बच्चों देखो ये क्या है, x = 6, y = 4, इसका एक हल है। एक ही हल निकलाना है इसका, एक ही निकलेगा, इससे ज़्यादा निकाल भी नहीं पाओगे। आप बता दो इसके अलावा कोई ऐसी दो वैल्यू बता दो x y की जो इस दोनों को संतुष्ट करें, तो नहीं करेंगी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्चुअल में ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। जैसी भी बने कुछ इस तरीके से बनेगी। ये भी एक सरल रेखा का समीकरण है, जैसे भी बने कुछ इस तरीके से बनेगी। ये दोनों एक ही बिंदु पे तो काटेंगी। ये दोनों रेखाएं हैं, किसी एक ही बिंदु पे तो काटेंगी। यही बिंदु, अगर बिंदु वैसे तो देखा जाए तो ये इसका हल है, एक्स वाई की टर्म में देखा जाए, और ऐसे रेखा के उसमें देखा जाए तो ये बिंदु इसका हल है। समझ रहे हो ना? वो बिंदु जो इन दोनों रेखाओं पर है, वह बिंदु जो इन दोनों रेखाओं पर है, वह हल है। पहले सब एक ही रेखा थी तो इस रेखा पे जितने भी बिंदु थे इस रेखा के हल थे। अब दोनों की बात हो रही है तो दोनों तो एक ही जगह पे काट के जाएंगी, तो वही हल होगा। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना? नहीं, कहीं से नहीं, ये तो मैंने अभी रफ आइडिया दे दिया, एग्जैक्ट नहीं बनाई मैंने। कैसे बनेगी, रफली बना दी है। तो एक बिंदु पे काटेगी, ये बात सही है। अच्छा, मैं अगर दो समांतर रेखाएं ले लूं, इसके कितने हल होंगे इन दोनों के? हाँ? क्या? कोई हल नहीं होगा। ये कहीं कट ही नहीं कर रहे भाई।
मैंने क्या कहा, जहाँ पे ये कट करेंगे वो हल वो माना जाएगा। ये दोनों की कट कर रहे हैं क्या, तो इनका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा कैसी होती है समझेंगे भी चैप्टर में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। अच्छा, एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है। क्या मजाक कर रहे हो, कितने हल होंगे? दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती हैं, ओवरलैपिंग है तो अनंत हल हो जाएंगे। मतलब दोनों ही रेखा संपाती हैं तो सारे के सारे बिंदु दोनों पे ही माने जाएंगे। भाई ये बिंदु, जितने बिंदु बनाओ दोनों पे तो जा रहे हैं, तो सब इसके हल हैं, तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। ये चैप्टर अभी पढ़ेंगे दूसरी वाली एक्सरसाइज में बेसिकली अभी हम तो, लेकिन मैं कंसेप्ट अभी से समझा रहा हूँ, तो कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ये बात आपको? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, जो 3.1 एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से गई है हटिस में, लेकिन हमें करनी होगी, तब भी छोड़ेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में हल्के हल्के आएंगे आपको, क्योंकि आगे भी यूज़ होने वाले हैं वो। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो यहाँ पर है क्या, 3.1 जो एक्सरसाइज है इसमें समीकरण बनाना सीखेंगे हम। समीकरण दे रखे हैं, हल कर दो वो चीज़ अलग है, हल करने की विधियाँ अलग है। एक है समीकरण बनाएंगे कैसे, बनाना भी बहुत आसान है। मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप बहुत आसानी से बना दोगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 4 बैट बल्ले, बल्ले समझते हो? 4 बल्लों का 4 बल्ले और 9 गेंद, 4 बल्ले और 9 गेंदों का मूल्य है 3000 रुपये, ठीक है। और 3 बल्ले और 7 गेंद का मूल्य है 2000 रुपये। आपको समीकरण बनाना है, बना पाओगे क्या आप? हाँ कैसे? हाँ सही बता रहे हैं बिल्कुल, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले लिखना पड़ता है ऐसे सवालों में, सवाल पहला नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मैंने x मान लिया, और एक गेंद का मूल्य मैंने y मान लिया। एक बल्ले का x और एक गेंद का y। तो अगर एक बल्ले का x है तो 4 का कितना होगा? 4x। भाई एक का अगर 500 तो 4 का 2000 नहीं होगा? भाई गुणा ही तो करते हैं। अगर एक का x है तो 4 का होगा 4x। अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 9 गेंदों का कितना होगा? 9y। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा? ये 3000, ठीक है। अब 3 बल्लों, अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का कितना होगा? 3x, और 7 गेंदों का 7y, और टोटल 3 बल्ले 7 गेंद कितने के आए? 2000 के। तो समीकरण बन गई कि नहीं बन गई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समीकरणों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3.1 का हम पहला वाला सवाल करेंगे, लेकिन वो शायद नई एनसीईआरटी में हट गया होगा। 3.1 हट गई है, 3.1 3.2 पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, तो हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे, ठीक है। बच्चों देखो 3.1 का जो पहला सवाल है क्या कह रहा है? वो आफताब है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है, पुत्र से कह रहा है? पुत्री से। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आफताब एक लड़का है, आदमी है, वो अपनी पुत्री से ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, पहले क्या है ना, 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, और 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा केवल। तो ये कह रहा है वो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, गुना जो होता है वो कम होता चला जाता है। पता है आपको कैसे? बताऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ। गुना गुना जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ 1 साल का है वो अभी, ठीक है, और उसके पिताजी 19 साल के हैं, कम नहीं हो गया हैं? 19 सही है, 18 में शादी हो गई, 1 साल में लड़का हो गया 1 साल का, ठीक है। 18 में नहीं, 22, चलो 19 ही रहने दो यार, कोई नहीं, जल्दी शादी हो गई। अभी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है? 19 गुनी। जब 1 साल का है तो 19 गुनी हो गई, बोलो हाँ या ना? चलो 21 कर लो इसको, 21 गुनी हो गई, ठीक है। 4 साल बाद ये 5 का हो जाएगा,
और ये 25, अभी कितनी थी 21 गुनी। 4 साल बाद ये 5 का हो जाएगा, ये 25 के हो जाएंगे। ठीक है, कितने गुनी रह गई अब? मात्र 5 गुनी। 21 कैसे क्या? तुम देखो, एक का, ये लड़का 1 का था, पिताजी 21 के थे, 21 गुनी उम्र थी इनकी। अब लड़का 5 का हो गया, 4 बढ़ गए दोनों, और कितने गुने रह गए? गुने में 5 ही गुना रह गया बस। ठीक है, थोड़ा और बड़ा, 5 साल बाद ये 10 का हो जाएगा और ये 30 के हो जाएंगे। अब कितने गुनी रह गई उम्र? केवल 3 गुनी। ओह, 5 साल बाद 10 के, 30 के, 5 ही तो बढ़ाया दोनों में, दोनों 5 बढ़ाया तो 3 गुनी रह गई। तो ऐसे ही कम होता जाएगा, गुना कम होता जाएगा। क्या कह रहे हो? एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि लड़का बड़ा हो जाएगा, पिताजी छोटे हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ रहेगा, कुछ गुने रहेंगे, लेकिन कम होता चलेगा। जितना गुना है वो कम होता जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यही कह रहा है आफ्ताब। क्या कह रहा है? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष, सात वर्ष पहले आफ्ताब कितने गुना है? 7 गुना। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितने गुना रह जाएगा? 3 गुना। सही बात है यहाँ तक? 7 वर्ष पहले 7 गुना था, 3 वर्ष पहले 3 गुना रह जाएगा, 3 वर्ष बाद 3 गुना रह जाएगा। हमें बनाना है समीकरण। हमें क्या बनाना है? समीकरण। तो हम इसमें पहले मान लेंगे, माना आफ्ताब। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस में हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका यूज़ है। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे आपके बोर्ड में, क्योंकि आगे वाली जो एक्सरसाइज में इस तरीके के सवाल हैं। तो हट गई इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। सेम सवाल मिलेंगे आपको आगे वाली एक्सरसाइजों में, तो समझना है आपको अभी इसे। माना आफ्ताब की आयु, क्या मान लूँ? x, और पुत्री की y। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार या प्रथम शर्ता अनुसार, ऐसे लिख दो। प्रथम शर्ता अनुसार, प्रथम शर्ता अनुसार। प्रथम शर्त ये वाली थी 7 वर्ष पहले वाली, 7 वर्ष पहले 7 गुना। तो अब ये अगर, अच्छा ये मैंने वर्तमान मानी है, चाहो तो लिख दो आफ्ताब की वर्तमान आयु। वर्तमान में x का है। अगर ये आफ्ताब वर्तमान में x का, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा? अभी x का है तो 7 वर्ष पहले कितने का होगा? x - 7। अभी पुत्री अगर y की 7 वर्ष पहले कितनी की रही होगी? y - 7। ठीक है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र ये है, पुत्री की है, जबकि वो क्या कह रहा है कि 7 गुना है मेरी उम्र। तो मैं पुत्री की मैं 7 की गुणा करूं, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, पुत्री 7 गुना, हाँ, पिता की उम्र पुत्री की 7 गुनी थी। तो मैंने पहले तो 7 वर्ष पहले पहुंचाया दोनों को, 7 माइनस करके। अब क्योंकि उसने कहा कि 7 गुनी थी, 7 वर्ष पहले कितनी थी? 7 गुनी। तो मैंने 7 की गुणा कर दी पुत्री की उम्र में। बोलो हाँ या ना? नहीं, यही बात समझ। अरे भाई साहब, 7 वर्ष पहले, अभी अगर x है आफ्ताब की, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 7। अभी अगर पुत्री की y है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब ये 7 गुना है, पिता कितना है? मान लो पिता 70 के हैं, पुत्री 10 की है, मान लो। तो इन दोनों को आप बराबर कैसे कर सकते हो? 60 जोड़ के नहीं, गुणा कर, मैं कहूँ गुणा कर सकते हो आप केवल। तो क्या करना पड़ेगा? पुत्री की उम्र में 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पुत्री की उम्र में 7 की गुणा कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन के अनुसार ही कर रहे हैं। एक समीकरण तैयार हो गया हमारा, x - 7, 7y - 49। 7y को इल्लंग ले आओ, 7 को पल्लंग ले जाओ। x - 7y बराबर -42। समीकरण पहला तैयार हो गया। हाँ, क्लियर है कि नहीं? दूसरा समीकरण कौन बना के दिखा सकता है मुझे? इस वाली शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार है कोई धुरंधर जो करके दिखा दे?
अपनी कॉपी पे करो फटाफट, यहाँ तक नोट करो और दूसरी समीकरण बना के दिखाओ। तो आगे कैसे करेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार, पूरा एक ही में संधि विच्छेद कर दिया, शर्तानुसार शर्तानुसार। क्या होगा, 3 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी x+3, पुत्री की हो जाएगी y+3। सही बात है भाई, 3 गुना कह रहा है, 3 गुना, तो पुत्री की उम्र में 3 की गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x+3 3y + 9, 3 3 9, 3y इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, x - 3y = 6। क्या ये समझ में आया? दोनों समीकरण बन के तैयार हो गए। हल इसको हमें क्या करना है, ये हमने बीजगणितीय रूप दिखा दिया इनको, आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे भी निरूपित करना है। ग्राफ पे आप कर लोगे, करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो फिलहाल, इतना ही रहने दो फिलहाल। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, तो सेकंड वाला क्वेश्चन फटाफट पढ़ो। तो बच्चों देखो, सेकंड जो उसका 3.1 का जो सेकंड सवाल है वो तो काफ़ी आसान है, कर लोगे आप। थर्ड वाला एक और बार देख ले रहे हैं, वो भी आसान है, आसान तो वो भी है, लेकिन उसको एक बार कर ले रहे हैं हम। क्या दे रखा है, 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए के आए, 160 के। और क्या दे रखा है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 320 300। ठीक है, तो हमें दोनों समीकरण तैयार करने हैं। समीकरण कैसे तैयार होंगे, वही मानक 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x और 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y। बोलो हाँ या ना। 1 किलो सेब का x मान लिया, 1 किलो अंगूर का y मान लिया। भाई अगर 1 किलो सेब x के आ रहे हैं, 2 किलो कितने के आएंगे, 2x के। लिखना पड़ेगा फर्स्ट शर्तानुसार। तो 1 किलो सेब x के, 2 किलो सेब 2x के, 1 किलो अंगूर y के, तो y हो गया, 1 किलो ही दे रखे थे। कितने रुपए हो गए दोनों के मिला के, 160। पहला समीकरण तैयार हो गया। दूसरी सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार क्या होगा, 4 किलो सेब है, 1 किलो सेब x के तो 4 किलो 4x के, 1 किलो अंगूर y के तो 2 किलो अंगूर, दोनों का पैसे जोड़े कितने हैं, 300 रुपये। 2 समीकरण बन गए। इसमें फिलहाल समीकरण ही बनाने हैं, पहली वाली एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करना था इनको। सॉल्व भी कर दूं क्या इसको? अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये दोनों समीकरण तो बन के तैयार हो गए। किसी को डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत है तो पहले पूछ लो आप। हाँ नहीं है, नहीं है ना, क्लियर है ना बिल्कुल 100%। चलो तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, यही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी ज़्यादा हम, एक तो वज्रगुणन वगैरह होती है वो सब सिलेबस से हट गई है, उसका फ़ायदा भी नहीं है, तो वो नहीं सिखाऊंगा मैं। 2 विधि हैं हमारा, प्रतिस्थापन और विलोपन, उससे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा तो पूरा समझ में आ नहीं पाएगा, आज कल करते हैं। मतलब जो विधियाँ हैं सॉल्व करनी, और पहली वाली एक्सरसाइज में करना भी नहीं है, दूसरी वाली एक्सरसाइज में जो होगा सॉल्व करने का तरीका, प्रतिस्थापन फिर विलोपन, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ, अगली वाली एक्सरसाइज से शुरू होगा वो प्रतिस्थापन विलोपन। तो बात यहाँ तक समझ में आई आपको? देखो जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको, आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस में है कि नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बैग अभी मत पैक करो, अभी कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो पहले। तो जितना मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से आपको सुनना है और एक बार रिवाइज ज़रूर करना है घर जाके। एक बार घर जाके आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार देखो, तब चीज़ें क्लियर होएंगी।
तब रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि आप घर पे जाके रिवाइज कर सको। और ये जितना भी मैं बताता जाऊँ, जितना भी मैं आपको काम करने को यहाँ पर समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये करो, जितना भी होमवर्क दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करके लेके आओ, सारे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये आपका अभी टाइम धीमे धीमे करके चल रहा है। बाद में तो बस हौच पौच मचता है जब पेपर आ जाते हैं कि बस कैसे भी पेपर में नंबर अच्छे आए। तो पेपर में नंबर अच्छे आने के लिए हम केवल जो पेपर में आ रहा होता है वही पढ़ते हैं। अभी जो हम वो पढ़ रहे हैं, अभी अब ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक कवर करके पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे पेपर में भी आप देखोगे, जब बोर्ड का पेपर भी दोगे तो ठीक है 80% पेपर तो आपको बुक से मिलेगा, लेकिन 20% पेपर तो अलग से ही मिलेगा। वो पेपर ऐसा होगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर ये क्लियर होंगी तभी वो आप 20% कर पाओगे। आ रही बात समझ के नहीं? और बाकी आपको 10th के बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने पड़ेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी का पेपर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से समझते गए तो पेपर बहुत आसानी से कर लोगे, और केवल एनसीईआरटी पर ही के भरोसे पे रहे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको केवल क्वेश्चन रटे होंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हमारा इंपॉर्टेंट काम सिर्फ केवल पेपर को में अच्छे नंबर लाना ही नहीं, हमारा काम हमें पूरी नॉलेज भी गेन करना है। और पेपर का टारगेट तो हमारा फिक्स है कि 100 में से 100 लाने हैं, उससे एक भी कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, 100 में से 100 लाए हुए तो क्या करूँगा मैं, आपको फेमस कर दूंगा, पूरे शहर में आपके फोटो छपे होंगे। हाँ ठीक है, समझ गए? तो क्या करना है, जो पढ़ाऊं उसको करना है, बात माननी है। अगर आपको अच्छा शिष्य बनना है तो गुरु की बात तो माननी पड़ेगी, जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। अर्जुन सबसे अच्छा शिष्य था। द्रोणाचार्य से पूछा गया कि आप भेदभाव क्यों करते हो, अर्जुन को इतना अच्छा मानते हो और हम सबको अच्छा नहीं मानते। तो उन्होंने बताया कि मैं अच्छा उसको शिक्षा अच्छी नहीं दे रहा, वो खुद मुझसे शिक्षा अच्छी ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उसको अलग से कुछ पढ़ा रहा हूँ, अलग से सिखा रहा हूँ। सीख वो तुम्हारे साथ ही रहा है, लेकिन वो कुछ अलग सीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मेरे लिए रेस्पेक्ट है, जो मैं कहता हूँ वो करेगा, वो पूछेगा नहीं कि क्यों करना है, वो उस काम को कर देगा तुरंत। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ उतना करना है आपको। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होती है कल।